हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल चंद्रेश एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा और मैं यहाँ पर आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा इसी तरह, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। समझते हैं। सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि जनन क्या है। जनन, जीवों में अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। या द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दियर पेरेंट्स। जनन की एक परिभाषा और होती है, नर एवं मादा जननांगों के परस्पर मिलन को ही जनन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि कोई भी इंसान जो होते हैं अमर नहीं होते हैं। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जीवों को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। कहने का मतलब यानी फ्रॉम बर्थ टू योर नेचुरल डेथ, यानी आप जब जन्म लिए हैं और तब से लेकर आपकी प्राकृतिक मृत्यु तक का क्या कहलाती है, आपकी जीवन अवधि कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो ये क्या होगी, नेचुरल डेथ में नहीं आती। तो आपके जन्म से लेकर आपके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो आपकी जीवन अवधि होती है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जनन की आवश्यकता है, आपसे 2 नंबर में पूछता कभी कभी कि हमें जनन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आइए जानते हैं जनन की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जीव जातियां कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात हैं। बहुत सारी स्पीशीज अपने पृथ्वी पर हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम लोग को पता है और कुछ के बारे में नहीं पता है। कुछ के लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं, किंतु इनके मिलते जुलते लक्षण के बावजूद इनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जैव प्रक्रिया में जनन के लिए निम्न कारण उत्तरदायी है। जैसे पहले कि डीएनए का द्विगुणन, आरएनए व अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थों का संश्लेषण होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोशिका में विभाजन होता है यानी सेल डिवीजन होता है, प्रजनन अंगों का निर्माण होता है, वनस्पति और जीव दोनों में ही जनन पाया जाता है। अब इसकी जो पहली मेन टॉपिक है, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है, अगर आप उसको पढ़ा पढ़े हो तो आप आई बटन पे जाकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको आप लोग पुरुष जनन तंत्र के नाम से जानते हैं, तो मेल का जो प्राथमिक जनन अंग होता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। और सहायक जनन अंग क्या क्या होते हैं, शुक्रवाहिनियां होते हैं, अधिवृषण होते हैं, शुक्रवाहिनियां होती हैं, मूत्र मार्ग होते हैं और शिश्न होते हैं। सहायक, पुरुष के सहायक जनन अंग क्या क्या होते हैं, बहुत ही पूछा जाता है। कभी कभी आपसे 1 नंबर में पूछता है कि पुरुष का सहायक जनन अंग या सहायक जनन ग्रंथि क्या क्या होती है। तो शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्रंथि या पुरुष ग्रंथि कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं, प्रमुख जनन अंग क्या है। प्रमुख जनन अंग वृषण के बारे में आइए जानते हैं। यह ग्रंथियल अंडाकार ग्रंथि होती है, जो देह गुहा एपिथेलियम से अवतरित होती है तथा वृषण कोश में उपस्थित रहते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के अन्य हिस्सों से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शुक्र जनन नलिकाएं ये क्या होती हैं, यह वृषणों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। शुक्र नलिकाओं में शुक्र जननी कोशिकाएं जो शुक्राणु या स्पर्म बनाती हैं तथा अवलंबन कोशिका कहलाती हैं, जो शुक्राणु को पोषण प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जर्म सेल वे सेल्स होती हैं जो क्या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मेल जर्म सेल क्या हो गया, स्पर्म, और सर्टोली सेल्स बच्चों वे सेल्स होती हैं जो जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें अपने नलिकाओं के बीच एक लीडिंग कोशिका उपस्थित होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है बच्चों, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है, आई बटन पे आप जाकर उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। मानव में प्रत्येक वृषण
5 सेंटीमीटर लंबा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव में प्रत्येक वृषण 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है तथा इसका भार लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। अब आइए जानते हैं पुरुष के सहायक जनन अंग के बारे में, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। पहला होता है शुक्रवाहिनिकाएं, जिस ये वृषण से निकलने वाली पतली नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित होकर अधिवृषण बनाती हैं। नेक्स्ट क्या है सहायक जनन अंग आपका? अधिवृषण है बच्चों। यह शुक्रवाहिकाओं का समूह होता है जिसमें शुक्राणु परिपक्व यानी मैच्योर होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शुक्रवाहिनियां क्या होती हैं? ये अधिवृषण से निकलती हैं तथा मूत्र मार्ग के चारों ओर फैलकर शुक्राशय का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, मूत्र मार्ग के बारे में। आइए पढ़ते हैं, मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा नाल जैसा होता है। यह मूत्राशय से प्रारंभिक होकर शीर्ष के शिखर पर मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। पेनिस, पेनिस का काम क्या होता है बच्चों? मैंने बताया पेनिस का काम होता है यूरिन को डिस्चार्ज करना होता है, स्पर्म को डिस्चार्ज करने का या रिलीज करने का काम होता है। नर जनन अंग के अंतर्गत यह बेलनाकार एवं उत्थानशील मैथुनांग होता है जिसे लिंग भी कहते हैं। यह वृषण कोष पर बीच में उदर से लटका होता है। यह त्वचा से ढका और 3 भागों में विभेदित स्पंजी होता है। शीर्ष एक उत्तेजनशील मैथुन अंग होता है, अतः यह शुक्राणुओं को मादा जननांग मार्ग में परिवहन करने में सहायता करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सहायक जनन ग्रंथियां, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपसे पूछता है कि पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां क्या क्या है। तो पहला होता है शुक्राशय, जिसको हम लोग सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। शुक्राशय शुक्राणु के लिए श्यान द्रव बनाते हैं जो वीर्य के आयतन का भाग है। यह शुक्राणुओं का संरक्षण व पोषण प्रदान करता है। पुरुष ग्रंथि, या जिसको आप लोग अंग्रेजी में प्रोस्टेट ग्लैंड पूछते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये आईएमपी है। क्या है? आईएमपी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछता है आप लोगों से कि पुरुष ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड का काम आपसे बहुत पूछता है, जिसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह मूत्र मार्ग के आधार के चारों ओर स्थित सिंघाड़े की आकृति की एक लड़ी सघन कॉम्प्लेक्स ग्रंथि होती है। यह कई पिंडों में बटी होती है। प्रत्येक पिंड की एक अपनी छोटी नलिका होती है। स्खलन के समय यह ग्रंथि एक सफेद हल्के अम्लीय तरल का स्रावण करती है जो वीर्य का 25% अंश बनाता है। काउपर ग्रंथि के बारे में आइए पढ़ते हैं क्या होता है। इसे वल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र जनन तंत्र के पट में मूत्र मार्गों के दाएं व बाएं एक छोटी सी अंडाकार ग्रंथि होती है। यह एक गाढ़े चिपचिपे क्षारीय तरल का स्रावण करती है। आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ये खत्म होता हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आप उसको आई बटन पे जाकर देख लीजिएगा। और बच्चों आप इसका क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 के। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र के बारे में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।